गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टाइम्स नाउ भारत के बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपके साथ हूं मैं अमित सिंह और आज के मॉर्निंग बुलेटिन में आपके साथ मैं तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करूंगा। दुनिया की सभी अहम खबरें हम आपको दिखाएंगे। वो खबरें भी होंगी जो आपके काम की हैं। साथ ही फेक न्यूज से बचाने वाला हमारा खास सेगमेंट भी आज आपके लिए होगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। सारण में लड्डू योजना का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गर्भवती महिलाओं के गर्भ में शिशु के सही पोषण के लिए लड्डू योजना की शुरुआत। किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार पर हमला। हरियाणा के नूह में कहा, तुम हमें खालिस्तानी कहोगे, हम तुम्हें तालिबानी कहेंगे। टिकैत ने कहा, हमने पहले तालिबानी को भारत में ढूंढ लिया है, हरियाणा सरकार में अधिकारी हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा गया कि सीएम नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन उनमें पीएम बनने की सारी योग्यताएं हैं। जेडीयू की इस बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच हरीश रावत मंगलवार को पंजाब के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान हरीश रावत सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू से करेंगे मुलाकात। यूपी चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए अब आम आदमी पार्टी ने नई तैयारी की है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा शुरू की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह तिरंगा यात्रा 14 सितंबर को अयोध्या में खत्म होगी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब को 100 करोड़ की वसूली मामले में ईडी ने नोटिस भेजा है। परब को मंगलवार सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। अभिनेता अरमान कोहली को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने के बाद आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले अरमान कोहली को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट के कई आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में चोरी के शक में युवक को पीटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने 4 आरोपियों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एमपी के नीमच हिंसा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काफी सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी हो उसे छोड़ेंगे नहीं। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि ऐसी घटना फिर से ना हो सके। गुजरात के कच्छ से लोकसभा सांसद विनोद चावड़ा के भांजे की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। बीजेपी सांसद के भांजे अक्षय लोचा की लाश एक कार में मिली। उनके सीने में गोली लगी हुई है। मृतक के पास से पुलिस ने रिवॉल्वर भी बरामद की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। टोक्यो पैरालंपिक में विनोद कुमार का डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक, लेकिन क्लासिफिकेशन विवाद के बाद मेडल को होल्ड पर डाला गया। पदक समारोह भी 30 अगस्त के शाम के सत्र तक स्थगित किया गया। पैरालंपिक में निशात कुमार ने हाई जंप में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशात कुमार को ट्वीट कर बधाई दी। अमेरिका के रॉडरिक टाउनसेंड को मिला गोल्ड। विमेन्स टेबल टेनिस में भारत की भाविना पटेल ने भी जीता सिल्वर मेडल। चीन की यिंग के हाथों हार का सामना करना पड़ा। पैरालंपिक के टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी भाविना। तीसरे टेस्ट में भारत की हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने विराट कोहली का उड़ाया मजाक। कहा, कोहली डीवीडी प्लेयर हुए, हर बार एक तरह से आउट हो रहे हैं। चौथे टेस्ट में इंग्लैंड की टीम में हो सकते हैं बड़े बदलाव। 1 साल बाद टेस्ट में वापसी कर सकते हैं क्रिस वोक्स। चौथे मैच के लिए फिट हुए मार्क वुड। बटलर की जगह सैम बिलिंग्स को टीम में शामिल किया गया। काबुल में अमेरिका ने की एक और बड़ी एयर स्ट्राइक। ड्रोन अटैक कर आईसिस के आतंकी को मार गिराया। मारे गए हमलावरों के निशाने पर था काबुल एयरपोर्ट। काबुल एयरपोर्ट पर हुए ब्लास्ट के बाद यह अमेरिका की दूसरी बड़ी कार्रवाई थी। काबुल एयरपोर्ट के पास ख्वाजा बुगरा इलाके में धमाका। रॉकेट से किया गया था हमला। एयरपोर्ट के पास हुए इस हमले में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत। एयरपोर्ट के नजदीक 3 दिन में यह दूसरा बड़ा हमला था। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर फिर आतंकी हमले की चेतावनी जारी की गई है। पेंटागन की तरफ से 24 से 36 घंटे में हमले की चेतावनी। काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर आतंकी हमले के आसार को देखते हुए अमेरिका ने अलर्ट जारी किया है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जारी किया अपना तालिबानी फरमान। तालिबान ने कहा कि छात्र छात्राएं अलग अलग क्लास में पढ़ाई करेंगे। इसके साथ ही तालिबान ने कंधार में म्यूजिक पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की कोशिश के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र के सामने काबुल में सेफ जोन बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगे। यह सेफ जोन अफगानिस्तान में मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद करेगा। सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। डायरेक्ट टैक्स सेटलमेंट स्कीम विवाद से विश्वास के तहत भुगतान की तारीख 1 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर की गई है। योजना के तहत डिस्प्यूटेड टैक्स, ब्याज, जुर्माने और शुल्क के मामलों का समाधान किया जाता है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तेज हो रही है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने शेड्यूल इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट पर लगी रोक को बढ़ाने का फैसला किया है। कॉमर्शियल फ्लाइट पर यह रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
यह जानकारी डीजीसीए की तरफ से शेयर की गई है। अगर आपको नौकरी के लिए बार बार राज्य बदलना पड़ता है तो अब अपनी गाड़ी के ट्रांसफर को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने नए राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फिर से कराने की जरूरत खत्म करने के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क भारत सीरीज शुरू किया है। 26 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत सीरीज में नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने इस परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आधार को पैन या ईपीएफओ से लिंक करने की सुविधा में आ रही रुकावटों की खबरों को लेकर अब यूआईडीएआई ने सफाई दी है। यूआईडीएआई ने कहा कि इसकी सभी सेवाएं ठीक हैं और ठीक से काम कर रही हैं। ईपीएफओ ने आधार को ईपीएफ अकाउंट से लिंक करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। और देश की 25 बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं उस खबर का जिसकी वजह से पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। करनाल में किसानों पर लाठी बरसाने का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। लठमार एसडीएम पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक विवादित बयान दिया है। क्या है पूरी अपडेट, इस खबर के जरिए समझिएगा। किसानों पर लठ भांजती हरियाणा पुलिस की इस तस्वीर को कौन जायज ठहराएगा? लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत आज 1 डिग्री ज्यादा बोल गए और दे दिया विवादित बयान। सुनिए राकेश टिकैत क्या फरमा रहे हैं। यहाँ पे सरकारी तालिबानों का देश पे कब्जा हो चुका है। उनका पहला कमांडर देश में मिल गया है, आईएएस के रूप में मिल गया पहला कमांडर उसका। राकेश टिकैत आईएएस अधिकारी को तालिबान का कमांडर कह रहे हैं। अपने दावों को सही ठहराने के लिए उनकी ये दलील भी आपको सुननी चाहिए। सर, आप तालिबान और नक्सल का बार-बार नाम क्यों? हम खालिस्तानी हैं। आपने कोई देखा हो कोई खालिस्तानी स्टेट यहाँ पे हो? भाई आपके चैनल पर चलते हुए देखा हमने कि खालिस्तानी सरकार ने कहा अगर हम खालिस्तानी हैं तो यहाँ पे सरकारी तालिबानों का देश पे कब्जा हो चुका है। दरअसल कैमरे पर पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को राकेश टिकैत तालिबानी कमांडर बता रहे हैं, क्योंकि इसी अधिकारी पर लाठीचार्ज के आदेश देने का आरोप है। अब किसानों की मांग है कि एसडीएम को तुरंत पद से हटाया जाए। पूरा मामला कल का है जब हरियाणा के करनाल में पुलिस ने किसान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर करनाल में बीजेपी की बैठक हो रही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक में शामिल होने के लिए करनाल पहुंचे थे। इस दौरान किसान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई। पुलिस ने रोका तो पुलिस और उनके बीच झड़प हो गई। लाठीचार्ज के विरोध में गोहाना में किसानों ने रोहतक पानीपत हाईवे जाम कर दिया। इन दिनों सियासत की पहली पसंद किसान है। कांग्रेस ने ताबड़तोड़ हमले किए। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुकाया हिंदुस्तान का। राहुल गांधी के निशाना साधने के बाद तो कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरने में बिल्कुल देर नहीं की। सत्ता के घमंड में ऐसे आदेश देना कि किसानों का सिर फूटना चाहिए, ये मैं समझता हूँ आज प्रजातंत्र की हत्या हरियाणा के अंदर एक बार फिर हुई है। किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद है, क्योंकि निरंतर किसानों के अधिकारों का हितों पर कुठाराघात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये सब उसी का परिणाम है। बर्बरतापूर्वक हमला एक तरह से किसानों पर हुआ है और ये देश माफ़ करने की स्थिति में अब नहीं है। सरकार ने किसानों के प्रति जो रवैया रखा शुरू से, वो एक ऐसा रवैया रखा जैसे कि किसान इनके दुश्मन हो। आज देश की जहन में ये तस्वीरें अब आसानी से भुलाने वाली तस्वीरें नहीं हैं। पंजाब में चुनाव नजदीक हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसानों के पक्ष में खड़े हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर इस तरह लाठीचार्ज करना सरासर गलत है। सियासत का खेल तो समझ में आता है। राजनीतिक दलों में किसानों के साथ खड़ा रहने की होड़ मची हुई है, लेकिन सवाल उठता है कि जब सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर सहमति बनी थी तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ?
अगर वो उन्होंने कोई प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। पहले उनके और एक समय में हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। करनाल पुलिस के लाठीचार्ज में 4 किसानों के अलावा 10 पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। लेकिन जब बात सियासत की होगी तो विपक्ष को सरकार की घेराबंदी का एक और मौका जरूर मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। मॉनसून अब उतार पर है, लेकिन बिहार, उत्तराखंड और असम के कुछ इलाकों में नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भूस्खलन से कई रास्ते बंद हैं, जिन्हें खोले जाने के लिए काम किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे बारिश और बाढ़ की वजह से देश के तमाम राज्य परेशान और हलकान हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण के इस गांव में साल बदलते हैं, लेकिन तस्वीर है कि बदलती नहीं। बार बार कहने के बावजूद सरकार पुल बनवाती नहीं और बरसात गांव वालों के बनाए अस्थायी पुल को बहा ले जाती है। इस साल भी वही हुआ, और क्योंकि गौरीपुर मझरिया नाम के इस गांव का संपर्क दूसरी जगहों से टूट न जाए, इसलिए गांव वाले एक बार खुद बांस की लकड़ी की मदद से चेचरी पुल बनाने में जुट गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से गांधी गेट का पानी बढ़ने लगा है। बारिश हुई तो मुसीबत बढ़ सकती है। ये जो रोड है ना, यहाँ से मझरिया जाने वाला रोड है, इसमें बहुत हरदम बाढ़ आता है, टूट जाता है। ठीक है, तो टूट जाने के कारण हम लोग बोले थे, मांग किए थे कि यहाँ पर 4 को बम्मा लगना चाहिए, ये पानी निकले हम लोग का अगर अच्छे से मतलब रहता रहे ना। तो यहाँ 2 को बम्मा लगा, फिर टूट गया, फिर भरा है, फिर टूट गया। हम लोग का बहुत परेशानी बढ़ रहा है। प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं, वो भी लोग नहीं सुन रहे हैं। आज क्या किया जा रहा है? आज हम लोग गाँव के सब मतलब मिल के बांस काट के सब लोग गाँव के मिलकर फूल लगा रहे हैं। बिहार के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के बाद रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां डिब्रूगढ़ की ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर तक चली गई है। यहाँ भी बाढ़ लोगों के लिए नई नहीं है, इसलिए बाढ़ से बचने के लिए थर्मोकोल की नाव निकाल ली गई है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी इसके सहारे खुद को बचाते दिखे। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि जलस्तर नीचे आएगा और लोगों को कुछ राहत मिलेगी। आज बढ़ गया है 8 सेंटीमीटर। खतरे के निशान से कितना नीचे है? 12 सेंटीमीटर नीचे है। अभी डिब्रूगढ़ में आज सुबह डेंजर लेवल क्रॉस किया, डेंजर लेवल से 1 सेंटीमीटर क्रॉस किया है। अभी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। असम के 11 जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं पहाड़ों में भी बारिश के बाद बुरा हाल है। उत्तराखंड में आमतौर पर सूखी रहने वाली जाखन नदी में जल सैलाब आने से देहरादून ऋषिकेश राजमार्ग पर रानी पोखरी के पास बना पुल बह गया। कई रास्ते पहाड़ दरकने की वजह से बंद हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण के बाद कहा कि सभी रास्ते जल्द खुल जाएंगे। जहाँ भी रास्ते बंद हैं वहाँ पर 3-3 जेसीबीयाँ लगा दी गई हैं और हम जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि ये सब रास्ते खुलें। और इसकी सुबह शाम हम लोग, मैं स्वयं मॉनिटरिंग करूंगा, हमारा पूरा विभाग ये मॉनिटरिंग करेगा, सारे लोग लगे हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन सामान्य हो। मानसून में एक तरफ कुदरत का कहर है तो दूसरी तरफ सरकारें भी आधी अधूरी तैयारियों के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे बिहार में इस जगह पर पक्का पुल बन जाता तो गांव वालों को हर साल इस तरह की मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और बारिश बाढ़ के बाद आपको दिखाते हैं 1 मिनट के भीतर राज्यों की 5 अहम और बड़ी खबरें। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने नई तैयारी शुरू की है। पार्टी ने लखनऊ, अयोध्या और नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है।
आगरा के बाद अब आम आदमी पार्टी 1 सितंबर को नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि यह यात्रा अयोध्या भी पहुंचेगी और 14 सितंबर को अयोध्या में ही खत्म होगी। जानकारी के मुताबिक तिरंगा यात्रा कुछ देर के लिए राम मंदिर में भी रुकेगी। पार्टी का कहना है कि इस तिरंगा यात्रा का मकसद है कि जातिवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जाए। इसे लेकर पार्टी नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ये यात्रा संकल्प है कि इस तिरंगे के नीचे खड़े लोग अब आजादी के 75वें साल में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सबकी तरक्की की राजनीति को मजबूत करेंगे। इससे पहले प्रशासन ने इस यात्रा के लिए मंजूरी नहीं दी थी। हालांकि बाद में पार्टी को इसके लिए मंजूरी मिल गई। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से सारी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। किसानों पर लाठी भाजती हरियाणा पुलिस की इस तस्वीर को कौन जायज ठहराएगा? लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के इस बयान को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि टिकैत 1 डिग्री ज्यादा बोल गए। राकेश टिकैत ने किसानों पर लाठी भाजने वाले एसडीएम को तालिबानी कह दिया। किसानों पर लाठी चार्ज करने का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को तुरंत पद से हटाने की मांग को लेकर किसान अड़ गए हैं। विरोध में किसानों ने आज हरियाणा के नूह में किसान महापंचायत का आयोजन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा, डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत कई बड़े किसान नेता इस महापंचायत में शामिल हुए। कल हरियाणा के पानीपत में किसान महापंचायत का आयोजन होने वाला है। राकेश टिकैत इस महापंचायत में पहुंचेंगे, जिसके बाद किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। पूरा मामला हरियाणा के करनाल का है, जहां पुलिस ने किसान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। किसानों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया। इसमें कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। किसानों के साथ साथ विपक्ष इस लाठीचार्ज का जमकर विरोध कर रहा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी है और कहा कि जिस तरह के तालिबानी सोच वाले दुनिया भर में हैं, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए हिंदुओं की ज्यादा आबादी देश के लिए और संविधान के लिए जरूरी है। जिस प्रकार के तालिबानी सोच वाले लोग दुनिया भर में, अभी आप अरब कंट्री देखो, आप मिडल ईस्ट देखो या अफ्रीकन कंट्री देखो, जहाँ भी एक धर्म के लोग हैं, ये वहाँ ये सब व्यवस्थाएं नहीं है। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ हिंसा के सिवा कुछ नहीं है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसा अभी हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए मैंने बोला है कि हिंदू की ज्यादा आबादी देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए या जुडिशरी के लिए जरूरी है। जब ये नहीं होगा तो न जाने भगवान हमारे देश का क्या होगा। इससे पहले नितिन पटेल ने कहा था कि जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक ही संविधान है, कानून है और धर्मनिरपेक्षता है। दरिंदगी, क्रूरता, हैवानियत की तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की है। नीमच में अमानवीयता की सारी हदें पीछे छूट गई। जुल्म ऐसा कि हर शब्द बोना लगने लगा। अभी नीमच की दिल दहला देने वाली घटना से उबरे भी नहीं थे कि हैवानियत की एक और तस्वीर रीवा से आ गई, जहां एक शख्स बुरी तरह पीटा गया, मारा जाता रहा, चिल्लाता रहा, दर्द से चीखता रहा, खुद को छोड़ने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन बेरहम दबंगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इन तस्वीरों को देखने के बाद यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि यहाँ कानून का खौफ नहीं, पुलिस का डर तो बिल्कुल नहीं। सवाल उठता है कि एक सभ्य समाज में क्या हैवानियत की कोई जगह हो सकती है? आखिर वो कौन सी सोच है जो इंसानियत पर भारी है, जुल्म के लिए उकसाती है, इस हद तक कि लोग खून के प्यासे हो जाते हैं।
जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सरकारी तंत्र जश्न में डूबा है, तब मध्य प्रदेश का एक वायरल वीडियो आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता का माखौल उड़ाता हुआ सवालों में घिर गया। घटना उज्जैन की, जहां कबाड़ खरीदने वाले अब्दुल राशिद नाम के शख्स से जबरन जय श्री राम का घोष करवाया गया। हमारे गांव में किसको इजाजत नहीं, तूने गांव में कुछ नहीं बोल, जय श्री राम, जय श्री राम बोल दो। पीड़ित शख्स पहले आनाकानी करता रहा, समझाता रहा, लेकिन जब सामने वाले नहीं माने तो मन मारकर जय श्री राम का घोष कर ही देता है। जय श्री राम, जय श्री राम। इस घटना के बाद सियासी सरगर्मी होनी थी, हुई भी। कांग्रेस ने मुद्दे को हाथों हाथ लपका शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाए कि इस तरह से लगातार वीडियो क्यों आ रहे हैं? क्या ये कांग्रेस की साजिश है? क्या कांग्रेस जानबूझ के वर्ग संघर्ष कराना चाहती है? आज विश्वास सारंग जी ने जिस तरीके का बयान दिया, इनकी मानसिकता किस निचले स्तर पे चली गई है उसका एक उदाहरण है। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी कानून का पाठ पढ़ेंगे, लेकिन सवाल इससे कहीं बड़ा है कि आखिर क्यों समाज में नफरत बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। हम वकालत तो करते हैं, लेकिन नफरतें कम करने के लिए कोई कोशिश, कोई प्रयास नहीं करते। अब वक्त है हमारे सबसे अहम सेगमेंट आज के फैक्ट चेक का। इन दिनों देश के हजारों मोबाइल फोन में एक खास तरह का मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। इस मैसेज में लिखा होता है कि सरकारी योजना के तहत आपके खाते में 2,67,000 रुपए क्रेडिट हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और यह भी कहा जाता है कि उस पैसे को पाने के लिए आपको एक खास तरह का लिंक भरना होगा, यानी लिंक भरने के बाद आपकी डिटेल साझा हो जाएगी और आपके साथ फरेब हो सकता है। क्या है इस फैक्ट चेक के अंदर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपके मोबाइल फोन में कोई ऐसा मैसेज आया है जिसमें यह लिखा हो कि आपके खाते में कुछ लाख रुपए क्रेडिट हुए और इसे क्लेम करने के बदले आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो खबरदार हो जाइए। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों के पास एक मैसेज आ रहा है जिसमें उनके बैंक अकाउंट में 2,67,000 रुपए क्रेडिट होने का दावा किया जा रहा है। इस मैसेज में कहा जा रहा है कि सरकारी योजना के तहत उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए। अब सरकार की तरफ से इस मैसेज की सच्चाई बताई गई है। सरकार ने इसे फेक बताते हुए लोगों को आगाह किया है कि वो इस तरह के मैसेजेस पर ध्यान ना दें। सरकारी एजेंसी पीआईबी की तरफ से ट्वीट कर इस मैसेज के बारे में जानकारी साझा की गई है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में कहा कि 2,67,000 रुपए अकाउंट में आने वाले मैसेज पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये फेक मैसेज है। सरकार की ओर से इस तरह की कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है। इस तरह के मैसेज से किसी भी स्कीम का कोई ताल्लुक नहीं है। टाइम्स नाउ नवभारत अपने सामाजिक सरोकारों को समझता है और इसीलिए हम वक्त वक्त पर आपको आगाह करते रहते हैं उन खबरों से जो फेक हैं या जिनसे आपका नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और आपको हम फैक्ट चेक इसीलिए दिखाते हैं ताकि वक्त रहते आप सजग हो सके और आपके साथ कोई फरेब ना हो। और अब बुलेटिन में वक्त हो गया है उन खबरों का जो आपके काम की हैं, जिनकी जरूरत आज पूरे दिन आपको पड़ने वाली है। देखिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों को डिप्रेशन की दवा में उम्मीद की किरण दिखी है, जो कोरोना वायरस से मुकाबले में काम आ सकती है। अमेरिका, कनाडा और ब्राजील के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि डिप्रेशन की दवा फ्लुक्सोमाइन कोरोना से लड़ने में कारगर साबित हो सकती है। रिसर्च में 1,472 मरीजों को शामिल किया गया था। फ्लोक्सामिन एक एंटी डिप्रेसेंट है जिसके इनिशियल रिजल्ट्स जो अभी तक पब्लिश हुए हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग है। उसमें ये देखा गया है कि अगर 2 ग्रुप हैं सेम नंबर ऑफ पेशेंट के, तो जिसमें फ्लोक्सामिन दी गई है उनमें रेट ऑफ एडमिशन ऑलमोस्ट 0 थी एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप जिसमें करीब 12% के आसपास पेशेंट का एडमिशन हुआ। कोविड पॉजिटिव होने के बाद कुछ दिन के अंदर फ्लोक्सामाइन दिए गए मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 31% कम दिखने को मिली।
जो मरीज फ्लूऑक्सामीन या फ्लूऑक्सामीन जैसी अन्य दवाइयों पर थे, उनमें कोरोना की जो मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी आई, यानी कि जो तीव्रता आई इलनेस की, बीमारी की, या जिन लोगों में मौतें हुई वो रिलेटिवली कम हुई। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर हर रोज कोरोना से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये रिसर्च काफी मददगार साबित हो सकती है। और मॉर्निंग प्राइम टाइम में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आऊंगा तो आपको दिखाऊंगा देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। साथ रहेगा, जल्द लौटते हैं। और फटाफट 100 खबरों के बाद रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। अफगानिस्तान में अमेरिका 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। पहला, जल्द से जल्द अपने बाशिंदों को रेस्क्यू करना, और दूसरा, इस्लामिक स्टेट से अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट खुरासन पर दूसरी स्ट्राइक की है। काबुल में फिदायीन हमला करने आ रहे आतंकियों को अमेरिकी ड्रोन ने रास्ते में दफन कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में हर पल एक डर का माहौल है। कब कोई धमाका हो जाए ये कोई नहीं जानता। ये तस्वीरें ISIS-K पर अमेरिका के हमले की हैं। कल काबुल में जोरदार धमाका सुनाई दिया। एक रिहायशी इलाके से धुआं उठता दिखा। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कोई इसे ISIS-K का हमला बता रहा था तो कई लोग कंफ्यूज थे। आखिरकार अमेरिका ने साफ किया कि ये एक ड्रोन हमला था जो ISIS-K के आतंकियों को निशाना बनाकर किया गया था। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता बिल अर्बन ने कहा कि अमेरिकी सैन्य बलों ने आज काबुल में एक कार को निशाना बनाया, जिससे हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ISIS-K का खतरा खत्म हुआ। हमें विश्वास है कि हमने टारगेट को हिट किया। हम नागरिकों के हताहत होने की संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं। हालांकि इस समय हमारे पास कोई संकेत नहीं है। धमाके के कुछ घंटों बाद ये साफ हुआ कि इस ड्रोन स्ट्राइक में 6 लोगों की मौत हुई और 3 घायल हैं। इस हमले में ISIS-K के आतंकियों से भरी एक कार को उड़ाया गया जो विस्फोटकों से भरी हुई थी और काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमले को अंजाम देने जा रही थी। काबुल एयरपोर्ट पर ISIS-K के हमले के बाद अमेरिका का ये दूसरा हमला है। इससे पहले अफगानिस्तान के नंगरहार में अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के प्लानर के साथ 2 आतंकियों को ठिकाने लगाया था। एक तरफ अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत का बदला लिया तो वहीं कल काबुल ब्लास्ट में शहीद अमेरिकी सैनिकों का पार्थिव शरीर अपने वतन पहुंचा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी एयरबेस पर सैनिकों के पार्थिव शरीर को रिसीव किया। बाइडेन अमेरिका के चौथे ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्हें विदेश में शहीद सैनिकों को रिसीव करने का ये मंजर देखा है। काबुल ब्लास्ट में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। और अफगानिस्तान के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अंतिम पड़ाव पर है। वहीं अफगानिस्तान का एक सूबा है जो 20 साल पहले भी तालिबान के सामने अड़ गया था और अब भी अडिग है। नाम है पंजशीर। पंजशीर का मतलब होता है 5 शेर, और यहां के लड़ाके वाकई शेर हैं। पंजशीर के लड़ाकों ने उस खबर को झूठा करार दिया है जिसमें कहा गया कि तालिबान पंजशीर में दाखिल हो रहा है। तालिबान पंजशीर से एक तरफ समझौते के लिए बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ इस तरह के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोगों पर इसका गलत असर पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। पंद्रह अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लेने वाला तालिबान काबुल से 90 मील दूर पंजशीर सूबे में दाखिल नहीं हो पा रहा है। छटपटाहट ऐसी है कि वो जंग की बजाय प्रोपेगेंडा की मदद ले रहा है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने एक तालिबान नेता के हवाले से रिपोर्ट किया कि तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी को चारों तरफ से घेर लिया है। वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहे हैं। इसे पंजशीर के शेर अहमद मसूद के समर्थकों ने खारिज कर दिया। पंजशीर सूबे के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि तालिबान की प्रोपेगेंडा मशीन फेक न्यूज फैला रही है कि वो पंजशीर में दाखिल हो गए हैं। ये दावा गलत है। इस खबर को मीडिया में नहीं चलाना चाहिए। पंजशीर अजेय है और उसकी किलेबंदी मजबूत है। अगर तालिबान लड़ाई कर पंजशीर में दाखिल होना चाहता है तो ये उसके अंत की शुरुआत होगी। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध के 3 बड़े किरदार हैं। पहले हैं अहमद मसूद,
जो जाने माने अफगान कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अल-कायदा ने 9/11 के बस 2 दिन पहले उनके पिता की हत्या कर दी थी। पंजशीर में आज भी उनका खत सबसे ऊंचा है। दूसरे हैं उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह, जो पंजशीर में ही पैदा हुए। वो अब अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति होने का दावा करते हैं। तीसरे हैं अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री रहे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान भी पंजशीर में ही पैदा हुए हैं। पंजशीर बहुत छोटा सा सूबा है। यहाँ की आबादी 2 लाख भी नहीं, लेकिन 20 साल पहले भी तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तब भी पंजशीर अजेय रहा। यहाँ हिंदुकुश की पहाड़ियों में पंजशीर के शेर हथियार लेकर तैनात हैं, जो दूर से ही दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। इस घाटी में दाखिल होने के रास्ते संकरे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि तादाद से ज्यादा होने पर भी तालिबान जोखिम लेने से बच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अफगानिस्तान से आने वाली खबरें धमाकों और बेचारगी की तस्वीरों से पटी पड़ी है। एयरपोर्ट के बाहर लोग अनजान शख्स को शक की नजर से देख रहे हैं, लेकिन इस बीच भी इंसानियत जिंदा है। जरूरत पड़ने पर इंसान इंसान के काम आ रहा है। एक तस्वीर फ्लाइट के अंदर से आई है, जहां अफगान महिला ने फ्लाइट में एक नन्ही परी को जन्म दिया है। ये कहां हुआ, कैसे हुआ, सबने उसकी मदद की। ये जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। आसमान के बीच ये परी पहली बार अपनी मां की गोद में आई। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बीच अफगान महिला सुमन नूरी काबुल से वाया दुबई होते हुए ब्रिटेन के लिए निकली तो प्रेग्नेंट थी। विमान जब यूके पहुंचा तो एक और मुसाफिर के साथ उतरा। दुबई से एक टर्किश एयरलाइंस ने जैसे ही उड़ान भरी, नूरी को लेबर पेन होने लगा। सवाल उठा कि फ्लाइट में कोई डॉक्टर है। इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट को दी गई ट्रेनिंग काम आ गई। Aldığımız çeşitli eğitimler var. Bunlardan bir tanesi de doğum. Bugünkü uçuşumuzda da hamile olduğunu ve sancılarının başladığını beyan eden bir yolcumuz oldu. तो ईश्वर हर कहीं है और शायद इसीलिए इंसानियत भी। और अब वक्त है आज के वायरल सेगमेंट का। देखिए आज के टॉप 5 वायरल वीडियोस। जरा सोचिए कि कभी आपको पता चले कि आप सड़क किनारे जिस शख्स से सब्जी खरीद रहे हैं वो एक आईएएस अधिकारी है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या कभी किसी ने इसकी कल्पना की होगी कि कोई आईएएस कभी सड़क पर सब्जी बेचते मिलेगा? लेकिन यूपी के एक आईएएस की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में आईएएस सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। लोग तस्वीरों में सब्जी बेचते दिख रहे इस अधिकारी के बारे में जानकर चौंक जा रहे हैं। एक तस्वीर में वह कोई सब्जी उठाकर ग्राहक को देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में थोड़ी दूर पर रखा उनका जूता भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें उन्होंने खुद फेसबुक पोस्ट पर साझा की तो देखते ही देखते इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इन पर खूब लाइक और कमेंट्स मिलने लगे। तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने के कुछ समय बाद उन्होंने इसे अपनी फेसबुक पोस्ट से डिलीट कर दिया। हालांकि तब तक ये तस्वीरें काफी लोगों तक पहुंच चुकी थी। इन दिनों सोशल मीडिया पर कृष्ण भगवान की पोशाक में ताजमहल में दाखिल होने की कोशिश करने वाले शख्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ताजमहल में सुरक्षा कर्मियों ने जन्माष्टमी उत्सव मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे कपड़े पहने एक पर्यटक को ताजमहल में दाखिल होने से मना कर दिया। जब वह बांसुरी बजाता तो एक बड़े दर्शक वर्ग ने ताली बजाई और उसकी तारीफ की। एएसआई अधिकारियों के मुताबिक झंडे, बैनर या तख्तियां ले जाने वाले लोगों के साथ आत्मप्रचार की कोशिश करने वालों को ताजमहल के भीतर जाने पर मनाही है। अब कृष्ण भगवान की पोशाक पहने शख्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इन दिनों पाकिस्तानी रिपोर्टर चांद नवाब का सालों पुराना वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है। वही कराची वाले चांद नवाब। पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसके एक बार फिर से वायरल होने के पीछे की वजह बताते हैं। कराची में कराची से लोग ईद मनाने अपनों में के लिए जा रहे हैं। कराची से ईद मनाने अपनों कराची से
लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन इस्माइल, कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़, कराची। दोबारा एक दफा दे दूं। वीडियो देखने के बाद तो आपको याद ही आ गया होगा कि मियां चांद नवाब कौन हैं। दरअसल पाकिस्तानी रिपोर्टर चांद नवाब ने अपने इस मशहूर पुराने वीडियो को नीलामी पर लगा दिया है और इसकी बिडिंग प्राइस रखी है 46 लाख रुपए। तो पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्टर चांद नवाब एक बार फिर से सुर्खियों में, और इस बार नई बात यह है कि उन्होंने अपने वीडियो को नीलामी के लिए रखा है और भारी भरकम कीमत वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन 7 बजे देखिए कंचन और राजू के साथ हेलो नव भारत। खबरें लगातार जारी। नमस्कार।